आज की ये बातचीत हमारे उन दोस्तों के लिए ज़रूरी है जो एनडीए की, सीडीएस की, एमएनएस की तैयारी करना चाहते हैं। कुल जमा ये कि अगर आप सेना के अफ़सर बनना चाहते हो, सेना की वर्दी धारण करना चाहते हो, तो आज की इस बातचीत को आप ज़रूर देखें। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं द ललन टॉप। आज इस विषय पर जिस पर हमने इस बातचीत को रखा है, उसमें हमारे साथ है शिशिर दीक्षित जी, जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के निदेशक हैं। इसके लखनऊ में 2 और देहरादून में 1 कैंपस है। इसके अतिरिक्त वो खुद एयर सर्विसेज में रहे हैं और अभी उन्होंने एक रणनीति किताब भी लिखी है। तो इस विषय पर हम तफसील से शिशिर जी से जानेंगे। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच जी। तो सबसे पहले बेसिक सवाल से, क्योंकि अमूमन स्कूल के बच्चों को इसमें ही रहता है कि हमारे एक भैया या एक बहन या ये चाचा जी के लड़के या वो ताऊ जी के लड़के इसमें हैं, लेकिन उनके पास एनिग्मा बहुत है, इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम है। तो एनडीए के बारे में, सीडीएस के बारे में, एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसके बारे में थोड़ा सा स्कूल गोइंग जो हमारी जनरेशन हमारे दोस्त हैं उनको थोड़ा इसके बारे में बताएं। जय हिंद प्यारे बच्चों। एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, ये आर्म फोर्सेस में अगर आप ऑफिसर पद पे ज्वाइन करना चाहते हैं, एक अग्निवीर हो गया, और अगर आप ऑफिसर पद पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो एमएनएस, जिसका मतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। एनडीए ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बोल सकते हैं, जो 12th के बाद, यानी कि 12th में ही जब आप 11th क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं तब से आपका पहला अटेम्प्ट शुरू होता है। और इसके लिमिटेड चांसेस होते हैं, जिसमें आप सेना में, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के तीनों विंग में, तीनों सर्विसेज में जो सिस्टर बेंचेस हैं, इसमें आप ऑफिसर पद पे सबसे यंग एज में ऑफिसर पद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीडीएस ऑप्शन, जैसा आपने बताया, सीडीएस ऑप्शन, दैट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसमें अगर आप एनडीए में नहीं जा पाए तो आपके पास, क्योंकि इसके 2 जो प्रोसेस है, इसमें लिखित परीक्षा के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू है, उसके बाद फर्दर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद है, जिसमें अराउंड 16 लाख बच्चे अपियर होते हैं। साल में 2 बार एनडीए एग्ज़ाम कराया जाता है। अगर बच्चे नहीं क्वालिफाई कर पाते तो वही बच्चे आगे सीडीएस एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सीडीएस में भी आप आर्म फोर्सेस को ही ज्वाइन करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं कराया जाता है। तो एनडीए इज़ बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, चाहे वो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया, जिसमें हाल ही में सीट्स भी बढ़ा दी और 35 सीट्स गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है। और बहुत भारी संख्या में बच्चे अभी फॉर्म भर रहे हैं और जा रहे हैं। लास्ट बैच में भी मेरे 19 सीट्स के लिए 6 और उससे पहले 19 सीट्स के लिए 7 बच्चों ने अपना रिकमेंडेशन, फाइनल सिलेक्शन प्राप्त किया है। अच्छा शिशिर जी, आपकी कोचिंग जो जिस संस्थान के आप निदेशक हैं, वो ये दावा करती है कि आप हर हफ्ते एक ऑफिसर तैयार करते हैं। तो ये जो आपका दावा है, इस दावे के पीछे जो इसकी डाटा बैकिंग है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो हर दूसरे या तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चा आता है मिठाई लेके। वो कहता है कि सर मेरा यहाँ हो गया, एनडीए में हो गया, मेरा सीडीएस में हो गया, मेरा ओटीए में हो गया, मेरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई या ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई। इस बार की ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारी है। तो हम ये मानते हैं कि साल में जितने बच्चे जाते हैं तो तकरीबन ये हम मान सकते हैं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी सारे सेंटर्स को अगर मिला दें, देहरादून सेंटर को मिला दें या लखनऊ में भी हमारे 2 सेंटर्स हैं, तो तकरीबन हम सेना के लिए मिनिमम 1 सप्ताह में 1 ऑफिसर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा अगला प्लान ये है कि हम उसको और बढ़ाएं, 1 हफ्ते में 2 करें, फिर और बढ़ाएं। तो डेफिनेटली ये नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस इतने ज़्यादा हैं कि तकरीबन 100 बच्चे अभी इंडिया में हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस बार भी 20 बच्चे इंडिया में 400 सीट्स के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी भेज रहा है, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 3 गर्ल्स में, ऑल इंडिया रैंक 16 गर्ल्स में साक्षी पांडे, और इसके साथ और भी बहुत सारे टॉप रैंकर्स हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी बच्चे जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों ने नाम सुना भी होगा, सानिया मिर्ज़ा एक बच्ची है, वो भी, उसने फ्लाइंग में 2 सीट्स के लिए अपनी जगह बनाई। तो डेफिनेटली हम एक सेना में अधिकारी हर वीक लगभग दे रहे हैं। जैसे हमने इस बातचीत की शुरुआत में कहा कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हैं जो स्कूल में भी बच्चे जा रहे हैं, जो इसके सपना देखते हैं, थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई स्कूल से तैयारी शुरू करना चाहे इन एग्ज़ाम्स की, एनडीए की, एसएसबी की, तो उसके लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? स्कूल से आप कैसे शुरू कर सकते हैं? मुझे लगता है एनडीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अगर आईआईटी और नीट के बारे में बच्चे जानते हैं, अगर इससे हम कंपेयर करें, तो मैं इसको बोलूँगा 12th के बाद सबसे अगर आसान एग्ज़ाम है सेना में अधिकारी या सबसे मीनिंगफुल करियर ऑप्शन के लिए, तो मैं इसको एनडीए एग्ज़ाम को रखूँगा। क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री, मैथ्स को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आप
थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें। एग्ज़ाम के प्रारूप को ऐसा इन्होंने डिज़ाइन किया है, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर है बिल्कुल बेसिक मैथ्स आती है, जिसमें 12th और 11th में जो बच्चा पढ़ता है वो मैथ्स आती है एक पेपर में। और पेपर 2 जो होता है उसको GAT बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। मतलब 50 क्वेश्चन साइंस के आगे NCERT बेस्ड, 50 क्वेश्चंस आपके साइंस के अलावा आप इंग्लिश के आगे, और 50 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ के आगे, जिसमें बेसिक करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। और करंट अफेयर में भी डिटेल्ड नहीं, इंटरप्रिटेशन बेस पे क्वेश्चन नहीं आता है, फैक्चुअल बेस पे आता है। तो मैं अभी कह रहा था कि NDA का एग्ज़ाम वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम में होता है। एस्पिरेशन नो डाउट ज़्यादा है, 16 लाख बच्चे जा रहे हैं, अराउंड 8,000 to 9,000 बच्चे ही रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं। उसके बाद लगभग 500 या 600 बच्चे उसका SSB इंटरव्यू क्वालिफाई 16 लाख में से 500-600 तक वो फिल्टर कर पाता है, फाइनल जाते हैं। जो SSB इंटरव्यू जो 5 दिनों का प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो बच्चे आते हैं वो तकरीबन मेरिट में 500 या 600 बच्चे, वेरी करता है ये डेटा, इतने लगभग आते हैं। अच्छा, आशाओं को थोड़ी और उड़ान देते हैं कि जिनका एग्ज़ाम निकल गया है पहले, वो रिटन टेस्ट की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें तो। मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो डेफिनेटली पहले एक सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप उसको सिलेबस को देखें, उसके सेक्शनल कट ऑफ को देखें, प्रीवियस ईयर के वेटेज को देखें, क्योंकि UPSC एग्ज़ाम कराता है तो प्रीवियस ईयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और होलिस्टिक अप्रोच में तैयारी करना चाहिए। डिफेंस एग्ज़ाम, JEE एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम जैसा नहीं है। तो जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप मॉर्निंग में उठते हैं, किताबें आपके साथ हों और सुबह से शाम तक आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, ये एग्ज़ाम दूसरों से थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप बाद में SSB इंटरव्यू में फंस जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपोजर हो, जिम्मेदारियां लेने वाला बच्चा हो, बाहर घर के भी 2-4 काम करता हो, और सोशल अंडरस्टैंडिंग उसकी हो। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा होलिस्टिक अप्रोच में अगर जाएगा तो पहले अटेम्प्ट में वो डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। लिखित एग्ज़ाम के लिए एवरेज तैयारी करनी है, अगर वो 7 से 8 घंटे डेली दे रहा है, और उसके बाद वो अपने लाइफ स्टाइल को सही कर रहा है, मैनेजिंग सेल्फ पे काम कर रहा है, लीडरशिप पे काम कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर पे काम कर रहा है, तो डेफिनेटली एक सोशल पर्सन चाहिए। बिकॉज फौज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ऑलवेज यू हैव टू वर्क इन ग्रुप। आप अकेले काम नहीं करते, तो टीम एफर्ट आपका कैसा है, कोहोसिवनेस आपका कैसा है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन आपका कैसा है, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उसकी। बिकॉज टैगलाइन ही है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा। तो यहाँ पे हमें सर्वेंट लीडरशिप चाहिए, एंड सर्वेंट लीडरशिप ये है जो दूसरे एग्जाम से बिल्कुल अलग बना देती है इस एग्ज़ाम को। SSB के एग्ज़ाम के बारे में कई कहानियाँ चलती हैं, जिसमें से एक कहानी ये कही जाती है कि अमिताभ बच्चन जो मशहूर अदाकार हैं, हीरो हैं, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब, ये लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो जब इतना बड़ा एग्ज़ाम है जिसके बारे में इतना डर है, तो इस डर को कैसे कम करें, पहले तो यही बताइए, और इसकी तैयारी कैसे की जाए SSB एग्ज़ाम की। डेफिनेटली बहुत इमिनेंट लोग गए हैं, जैसा आपने नाम बताया, और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इवन क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट वो अपनी रिस्पेक्टिव लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप SSB इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। डेफिनेटली दैट इज़ नॉट फाइनल वर्डिक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आप आगे कुछ और अच्छा करेंगे, या आप ग्रुप जॉब के लिए कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि फौज का सिनेरियो ऐसा है कि हाई ऑक्टेन सिचुएशन, हमेशा अनफेमिलियर सिचुएशन। आप अरुणाचल के बॉर्डर में हैं, आप -30 के सियाचिन टेम्परेचर में हैं, आप 48 के फलौदी के टेम्परेचर में हैं, या जामनगर में हैं। तो सिनेरियो अगर आप वैसा नहीं, बिकॉज आर्म फोर्सेज आर नॉट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको दूसरों के कंफर्ट के लिए काम करना पड़ेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंफर्ट के लिए काम करना पड़ेगा, और आपका अपना कंफर्ट सबसे लास्ट में आता है। दूसरों का कंफर्ट आपके कंफर्ट से पहले आता है। ये इंटेंट है तो अच्छी बात है, और ग्रेजुअली आप डेवलप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर फौज के लिए आपको लगता है आपको, बिकॉज मैं देखता हूँ ऑल ओवर इंडिया से, पूरे देश के हर राज्य के हर जिले से बच्चे मेरे पास आते हैं। तो मैंने देखा कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो सैलरी के लिए नहीं आते, उनको देश का सिपाही बनना है, उनको तन पे वर्दी चाहिए, उनको वो रौब चाहिए वर्दी का, कि जब वो घर के बाहर लेफ्टिनेंट का वो लिखा हो, तो वो एक एस्पिरेशन है बच्चों की। उनके घर में बीघों की ज़मीन है, उनको नहीं चाहिए इतना पैसा। तो मुझे लगता है कि ऑफिसर काडर उसके लिए अच्छा है। अच्छा, मैं अग्निवीर तो नहीं सजेस्ट करूँगा, बट ऑफिसर काडर सजेस्ट करूँगा, अगर बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है। अब आप एक बार नहीं हो पाता तो दूसरी बार करिए, दूसरी बार नहीं हो पा रहा है तीसरी बार करिए। फौज तो आपको 41 साल की एज तक ऑफिसर बनने का मौका देती है। टेरिटोरियल आर्मी के थ्रू भी आप सेना में अधिकारी बन सकते हैं।
तो आपके पास लंबी अपॉर्चुनिटी है जी। इसमें एक सवाल ये था, और ये हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इससे जूझते हैं, हम सब इससे कभी ना कभी जूझते रहे हैं। एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए आप इंग्लिश स्पोकन की भी अलग से तैयारी कराते हैं। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं अमूमन लोगों की। पहले एक जिनको अंग्रेज़ी में लिखने, पढ़ने और बोलने तीनों में समस्या है, तो वो धीरे धीरे पार हो जाती है, क्योंकि अंग्रेज़ी अखबारों से आपको वाबस्ता होना पड़ता है, बाकी और तरह की चीज़ें। तो मान लीजिए जो अंग्रेजी पढ़ने में सक्षम है, लिखने में है, पर बोलने में उतने सहज नहीं है, है ना, जो अंग्रेजी अखबार पढ़ लेंगे पर बोल नहीं पाएंगे, तो उनको आप कैसे तैयारी हो सकती है, वो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे कैसे काम करें? वो अंग्रेजी जानते हैं पर बोलने में उतना धारा प्रवाह नहीं है। सवाल बहुत अच्छा आपने पूछा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार भी जो 20 बच्चे मेरे एनडीए में जा रहे हैं, ज़्यादातर हिंदी बैकग्राउंड के हैं या ज़्यादातर विलेज बैकग्राउंड के हैं। ये इस एग्ज़ाम की सबसे खास बात यही है कि एग्ज़ाम का प्रोसेस इतना अच्छा है। वी आर लुकिंग फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। हमें ये, वो गांव का बच्चा हो, ये टेस्ट है अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस एक्सपोजर का। आपको कितने मौके मिले, आपका आईक्यू कितना है और आपका एक्सपोजर लेवल क्या है। एक वो बच्चा जिसको फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, कॉन्वेंट स्कूलिंग सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी उसका इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं है, उसके बाद भी वो पहले अटेम्प्ट या दूसरे अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो 5वें अटेम्प्ट में एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, तो डेफिनेटली उससे सवाल होंगे कि पहले अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको तो सारे संसाधन मिले थे। यही रीजन है कि हमारे, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी मेरी एक बच्ची हुई थी सानिया मिर्जा, उनके फादर टीवी मैकेनिक हैं, और पहले अटेम्प्ट में हिंदी मीडियम बैकग्राउंड की मिर्ज़ापुर की बच्ची ने पहले अटेम्प्ट में ही अपना एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और इंडिया की 2 सीट्स में अपनी फ्लाइंग सीट में जगह बनाई। उत्तर प्रदेश की वो पहली बच्ची थी। तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस एक्सपोजर का टेस्ट है। ये आपके आईक्यू का, जनरल इंटेलिजेंस आपका कैसा है, क्योंकि एज कम है बच्चे की, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेनेबिलिटी ज़्यादा है। अगर उसने कम एज में उतना कर लिया तो डेफिनेटली उसको इंटरव्यू में एक्सपोजर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज इसेंशियल नहीं है, प्रेफरेंशियल है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश में अच्छी नहीं है, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें नहीं चाहिए वो शशि थरूर वाली अंग्रेजी, हमें ये चाहिए कि एक ऐसा लीडर हो जो ग्रुप में कंफर्टेबल हो, जो अपनी बात को ईजिली कम्युनिकेट कर दे, जो कॉन्फिडेंट हो, जो करेजियस हो, जिसके अंदर डायनेमिक एटीट्यूड हो, जो साहसी हो, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर हो, प्रॉब्लम क्रिएटर ना हो, प्रॉब्लम टिलर ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन चाहिए। क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको बेस्ट निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मल्टीटास्किंग वाला होना चाहिए। पता लगा कि वो जवान कह रहा है कि मेरी शादी है अगले महीने और छुट्टी नहीं मिल रही है, आपकी खुद की छुट्टी नहीं मिल रही है, और उधर मैसेज आता है मोटरोला पे कि शेलिंग स्टार्टेड टेकिंग प्लेस फ्रॉम द एनिमी साइड। तो आपको मल्टीटास्किंग, रिसोर्सफुलनेस, ये सारा आना चाहिए। अगर ये है तो डेफिनेटली इसी का टेस्ट है, जिसको मनसा वाचा कर्मणा की पद्धति पे रखा गया है। बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी बात है, ये ट्रेनेबल है जी। स्विमिंग आपको नहीं आती तो ट्रेनिंग सेंटर में सिखा दिया जाएगा, लैंग्वेज नहीं आती है तो हम 6-7 लैंग्वेजेस सिखा देंगे। दैट इज़ नॉट प्राइमरी क्राइटेरिया। तो एक वो बच्चा जो हिंदी मीडियम का है, अगर वो 2 गलतियां भी कर रहा है बोलने में, बट वो एफर्ट्स पुट कर रहा है, उसका इंटेंट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली वो 6 महीने बाद सीख जाएगा। तो लगातार कोशिश करें, आतंकित नहीं होना है भाषा से। एक सवाल ये है सर कि जैसे आपकी बारे में हम रिसर्च कर रहे थे, कोचिंग के बारे में भी, कि अतिथि अधिकारी जो है ना, उसके गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, जो फॉर्मर आपके सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके होते हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ भी आप बातचीत, टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोग जब लोग स्कूल में रहते तो हमें लगता था क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, इतनी देर में तो तैयारी करके मैं 2 चैप्टर और पढ़ लूँगा, इन टॉक शो से मुझे क्या मिल जाएगा, ये तो सबके लिए जो बात बता रहे हैं, मुझे स्पेशल तो कुछ मिल नहीं रहा है। या आजकल तो एक नया शगुफ आ गया कि साहब बाद में जाके यूट्यूब पे सुन लेंगे। तो इन टॉक शोज़ का क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा स्टूडेंट्स को आप इसके बारे में बताएं। मुझे लगता है कि जैसे टॉक शोज़ मैं खुद देखता हूँ द लर्निंग टॉप पे, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को गांव पे नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके लिमिटेड संसाधन हैं, उनको इतनी अच्छी मेंटरशिप नहीं मिल सकती। और अगर उनको यूट्यूब के माध्यम से फ्री कंटेंट इतना मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी, और सबसे अच्छी बात है कि फ्री तो मिल रहा है, फ्री के साथ साथ वैरायटी है। आपको जैसा कंटेंट चाहिए वो कीवर्ड सर्च करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, एक्सपर्ट्स के वीडियोस मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि टॉक शोज़ हमेशा इंपॉर्टेंट है। और हमारे समय में जब हम 12th क्लास में थे तो इतना प्रचलित नहीं था यूट्यूब, लेकिन मुझे लगता है कि आज ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए, या किसी भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हैं या आप प्रोफेशनल हैं, तो मुझे लगता है हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है यूट्यूब और इस तरीके के टॉक शोज़। जी, एक आखिरी सवाल इसमें ये है सर कि आपने 165 से अधिक जीटीओ ऑफिसर्स के साथ में आपने सबसे बड़ा ग्राउंड तैयार किया जीटीओ का, जीटीओ ऑब्स्टिकल्स के साथ। जीटीओ ऑब्स्टिकल्स के साथ में। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या चीज़ है, आपने कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया, और ये कहाँ पर है, देहरादून में है, लखनऊ में है, क्या है? लखनऊ में हमारा, क्योंकि जब एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बच्चे आते हैं तो इनको
मैंने अभी बताया मनसा वाचा कर्मणा तीनों पद्धति पे हम इनको टेस्ट करते हैं। और टेस्ट करने के लिए उनको कमांडो वॉक, मंकी क्रॉलिंग, ये सारी चीज़ों पे हमें उनको ट्रेन करना होता है, जिससे उसका करेज फैक्टर, उसके डायनेमिक एटीट्यूड पे कहीं से कोई सवाल ना हो, उसके स्टेमिना पे, उसके एंड्योरेंस पे। एटलीस्ट 10 फीट या 12 फीट की दीवार से अगर वो कूद रहा है नीचे तो आराम से कूदे, डरे ना। या ऊपर कमांडो वॉक पे ऊपर उसको कराया गया तो ऊपर उसको बोला गया कि फेवरेट एक्ट्रेस का नाम लेना है, तो उसके एक बार में निकले वो फेवरेट एक्ट्रेस का नाम। तो वो सब हम प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें बच्चे को एक आइडिया मिल जाता है कि इंटरव्यू का एक क्राइटेरिया क्या है। और इसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, हम जो हमारा बेसिक इंटेंट होता है वो ये रहता है कि हम कैंडिडेट की इनर वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करें। हम उसको ये सिखाएं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, हम उसको सिखाएं कि डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एंड द वे वी सॉल्व इट इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। तो वो आर्ट ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम्स का कोई सिलेबस नहीं होता, तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है डे टू डे। जो बच्चा ये सीख जाता है तो वो उसके लिए एसएसबी इंटरव्यू बहुत छोटा सा टेस्ट है। मैं कहता हूँ एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप तैयारी मत करिए, आप लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयारी करिए। आप ऐसे कई सारे इंटरव्यूज़ हैं, सारे क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो जीटीओ ग्राउंड में हमने 165 प्लस स्ट्रक्चर्स रखे, जिसमें हम उसको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली टफ करने की कोशिश करते हैं अपने रेगुलस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। चाहे हमारे अभी लखनऊ में अभी जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें अराउंड 44 का टेम्परेचर है, फिर भी बच्चे 12 बजे 1 बजे वो पूरी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं, उनको करना है, वो जज्बा है। दूर दूर से बच्चे आके कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो देहरादून में भी हमारा जो जीटीओ ग्राउंड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ऑलरेडी वी हैव फॉर्म्ड इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड इन लखनऊ सेंटर। अच्छा, ये आपने कहा। इसके अतिरिक्त हमने इस सब पर बात करी कि एनडीए के एग्ज़ाम की, सीडीएस के एग्ज़ाम की, एमएनएस के एग्ज़ाम की थोड़ी बात छूट गई है, उसके बारे में आप आखिरी बताते हैं। एमएनएस के एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है, तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? मैं कहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को पता है, ये एक हिडन एग्ज़ाम है जिसको बोलते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्ज़ाम। इसके बारे में बहुत कम बच्चों को मतलब आइडिया होता है। ज़्यादातर जो आर्म फोर्सेस के वार्ड होते हैं उनको पता होता है, क्योंकि उनके पापा बता देते हैं। एक पीच कलर की यूनिफॉर्म में लेफ्टिनेंट की रैंक होती है, जो आपने कमांड हॉस्पिटल या स्टेशन मेडिकेयर सेंटर या आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल्स देखे होंगे, जहाँ पे एक ऑफिसर रैंक पद होता है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस उस सर्विस का नाम होता है, और टैगलाइन है सर्विस विद स्माइल। तो वो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सबसे ये नोबल करियर मैं बोलूँगा, क्योंकि आप उनको सर्व करते हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। उनको कैजुअलिटीज़ में उनको डायरेक्टली आपका इंटरवेंशन रहता है। बैटल फील्ड में आप उनको जो घायल हो जाते हैं सैनिक, उनको आप सर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर किसी को ईश्वर ने कहीं कहीं डिप्लॉय किया, और मुझे लगता है कि लाइफ में हमें सबसे मीनिंगफुल कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तो वो बायो बैकग्राउंड के वो सभी फीमेल एस्पिरेंट्स, ये भी मेल के लिए नहीं है। अच्छा, बायो बैकग्राउंड के वो सभी फीमेल एस्पिरेंट्स जो नीट की तैयारी कर सकते हैं, वो सभी एमएनएस की तैयारी कर सकते हैं। और उसका बेसिक एग्जाम है नीट। सबसे खास बात ये है कि नीट एग्जाम में अगर आप 600 से ऊपर लेके आ रहे हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, या एएफएमसी मिलेगा 650 के ऊपर, 700 के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो अगर आप 650 नहीं ला पा रहे हैं तो ये, इसको भी मैं बोलूँगा वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जाम है, बट बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है, तो इसका एस्पिरेशन उतना नहीं है। नीट एग्जाम में 16 लाख बच्चा बैठता है, 17 लाख बैठता है, इस एग्जाम में 1 लाख बच्चा भी नहीं बैठता, और जितने बैठते हैं ज़्यादातर क्वालिफाई कर ले जाते हैं, क्योंकि 220 सीट्स हैं, मतलब कम ही बैठते हैं बच्चे। जो डिजर्विंग वन होते हैं वो ज़्यादातर क्वालिफाई कर ले जाते हैं। जैसे इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 हमारी बच्ची है, ऑल इंडिया अराउंड 30 प्लस बच्चे हमारे हैं जिन्होंने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपनी जगह बनाई, क्योंकि उनको बीएससी नर्सिंग का कोर्स फौज कराती है डिफरेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में, जिसमें एएफएमसी भी एक है। और मुझे याद है कोविड के में जब वैक्सीन लगाने का था, उस समय जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनको भी वैक्सीन लगाई थी एमएनएस ऑफिसर ने, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर ने। तो ये भी एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है, जिसमें आप आर्म फोर्सेस की वर्दी पहनते हैं, आप रैंक अर्न करते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दे सकता। और नीट में जिन बच्चों के 400 के आसपास मार्क्स हैं या 370-80 हैं, वो भी शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। नीट एग्जाम का प्राइमरी क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद सीबीटी एक एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश और जीके का बेसिक पूछा जाता है, और उसके तुरंत बाद एक पैनल इंटरव्यू होता है। अच्छा, आर्म फोर्सेस में कहीं भी ऑफिसर कार्डर पे आपको जाना है तो एक इंटरव्यू जरूर होता है। वो इसलिए होता है जिससे ये हम चेक करें कि आप साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हैं या नहीं है, आप मिलिट्री लीडर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सिविल की लीडरशिप से बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए एक पैनल इंटरव्यू होता है जिसमें हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी हॉबीज़ बताइए, इंटरेस्ट बताइए, और बेसिक जनरल अवेयरनेस या मिलिट्री अवेयरनेस, फ्यूचर एस्पिरेशन, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशंस आपके कैसे हैं, ये सब हम बात करते हैं।
तो डेफिनेटली ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए, जिसका फॉर्म अभी आया भी हुआ है, ओपन है। ठीक। तो न्यूज़ रूम की भाषा में कहूँ तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमने सारी बातचीत की, हमने आपको इस बारे में तफसील से बताया कि एनडीए की, सीडीएस की, एमएनएस की, बाकी इन सब परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है, किन बातों का ख्याल रखना है, इसका फॉर्मेट क्या होगा, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन बातों को आप अवॉइड कर सकते हैं, इस सब पर हमने बात की है। हमारे साथ थे शिशिर जी, आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे समय दिया। कैमरे के पीछे थे मनोज जी और विजय जी। आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। थैंक यू।